Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the second lecture of Unit 4 of the subject Quantity Estimation and Construction Management. We will understand about the fundamentals and the equipment management in this chapter, okay, this lecture. Okay. हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी. Many things related to the equipments, construction equipment we will discuss in the previous lecture. Now we will discuss other things which relate to the construction equipment. Okay. इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे की बात देखेंगे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में और टर्म्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या यूजिबिलिटी उसकी हो सकती है. ओके. तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में हमने देखा कि उसको ओन करने के लिए, हायर करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए क्या क्या थिंग्स देखी जाती है. क्यों देखी जाती है? क्योंकि उसकी कॉस्ट, बेसिकली अल्टीमेटली हमको कॉस्ट पर डील करनी है और टाइम पर डील करनी है अपने सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में. टाइम ऑन कॉस्ट. तो टाइम और कॉस्ट को जो चीज़ें कम कर सकती हैं किसी चीज़ के लिए, और क्वालिटी तो है ही, उस पर्टिकुलर टाइम एंड कॉस्ट फॉर क्वालिटी. हम क्वालिटी पे नेगोशिएशन नहीं कर सकते. क्वालिटी हमें परफेक्टली चाहिए. ठीक है. हमें इस पर्टिकुलर क्वालिटी को अचीव करने के लिए हम टाइम और कॉस्ट को किस तरीके से घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं. और जो चीज़ें, जो बेटर थिंग्स हमको लगती हैं, जो टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती हैं उस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए, हमको उसी तरीके की क्वालिटी चाहिए बट हम टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं. ओके. तो उसी तरीके से हम अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे भी देखते हैं कि वो थिंग्स, वो चीज़ों पर ज़्यादा गौर करते हैं जिस पे हम उस इक्विपमेंट के उस कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉस्ट और टाइम घटा सकें, और एज वेल एज उसकी प्रोडक्टिविटी दे सकें कि उस इक्विपमेंट को आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ कुछ लाइफ्स होती है या उसकी यूजिबिलिटी होती है. लाइफ मीन्स वो कितने टाइम तक चल सकता है. तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की हम दो तरीके की लाइफ को देखते हैं, दो तरीके की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट लाइफ विच इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज फिजिकल लाइफ. मीन्स वो कितने साल तक टिकेगा, मतलब वो कितने साल तक चलेगा, उसका यूज़ कितना है. वो 5 साल तक चलने के बाद, 5 साल कुछ महीने चलने के बाद वो उतना प्रोडक्ट नहीं दे पाता, उतना काम नहीं कर पाता. जैसे कोई इक्विपमेंट हमारे पास है, हमने ओन किया, तो वो दिन में 8 आवर्स इन डेली बेसिस पे 8 आवर्स वर्क कर देता है परफेक्टली, और 8 आवर्स पर डे के बेसिस पे. और उसकी क्या बोल सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी मींस उसको जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एंड फ्यूल कॉस्ट है वो भी हमारी एवरेज में कम है, फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. बट एक टाइम बाद वो चलता रहेगा. एक समय बाद, एक टाइम बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 8 घंटे से कम होती जाएगी. एज वेल इसका फ्यूल और मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा. तो उस पर्टिकुलर बाद, एक टाइम बाद कम होते होते वो ख़त्म हो जाएगा. उस टाइम के बाद वो काम करना बंद कर जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, बहुत मायना काम कर पाएगा. तो वो उसकी लाइफ कहलाती है, वो ज़िंदगी कहलाती है. ज़िंदगी खत्म उसकी लाइफ खत्म. दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल लाइफ ऑफ अ इक्विपमेंट. ओके. फिजिकल लाइफ को डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार. सर्विस लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल लाइफ इक्विपमेंट अंटिल इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. वो कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी लाइफ कहलाती है. अगर वो नहीं कर पा रहा है एक टाइम के बाद तो उसका द एंड हो चुका है, उसका खत्म काम हो चुका है, वो अपनी लाइफ खत्म कर चुका है. ओके. द सेकेंड थिंग इज सेकेंड लाइफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज ए इकोनॉमिकल लाइफ. इकोनॉमिक मीन्स कि उससे पैसे कितने मिल रहे हैं. जैसे हमने सेकंड थिंग बात की, जैसे मेंटेनेंस और फ्यूल वाली बात की, कि उसको जब नया था तो उसको मेंटेनेंस कराने के लिए, फ्यूल खर्च करने के लिए और रिपेयर वगैरह करने के लिए कुछ पैसा लग रहा था, छोटा सा अमाउंट लग रहा था. लेकिन अब वो टाइम बढ़ता रहा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, कोई पार्ट ख़राब हो तो उसको चेंज किया, दूसरा पार्ट खराब उसको चेंज किया, तो उस चेंज होने की फ्रीक्वेंसी, ख़राब होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी. इट मीन्स उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी. तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी हम एक लिमिट तक रख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उसको खर्चा ही बहुत सारा हो गया, उससे हमारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, मीन्स उससे हम प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ कहला जाएगी. उसको हम छोड़ देंगे, अब हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जितना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उतना उसमें हम लगा दे रहे हैं. तो उसका मतलब नहीं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए. दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक लाइफ. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो उसको इकोनॉमिक लाइफ बोलते हैं. ओके. दीज आर द लाइफ्स of the construction equipment which will be considered for the choosing or we can say the operation cost of the equipment. Okay. Now the another thing,
अब हम किसी इक्विपमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस मीन्स कि हम इक्विपमेंट को हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए हमें क्या देखना, क्या क्या किस टर्म्स के बेसिस पे उसको हटाएंगे। तो फर्स्ट थिंग विच रिलेट टू द रिप्लेसमेंट इज इफ इक्विपमेंट रिप्लेस आफ्टर अ गुड लाइफ इट सेव्स लॉट ऑफ मनी। ओके, बट इफ इट रिप्लेस टू अर्ली, सही बात है, अगर हमारा इक्विपमेंट एक है जिसकी लाइफ बहुत अच्छी थी, जिसने बहुत अच्छा काम किया, हमने एक से इक्विपमेंट खरीदा, मान लिया 20 लाख रुपीज़ का हमने एक इक्विपमेंट खरीदा, वो 20 ईयर्स चल गया, तो 20 ईयर्स उसने हमको बेनिफिट कराया, 20 ईयर्स उसको प्रॉफिट कराया, 20 साल तक उसने प्रॉफिट कराया। ओके, तो अच्छी बात है। बट वो इक्विपमेंट अगर 2 साल बाद ही ख़त्म हो जाए, 2 साल बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए, तो उसने केवल 2 साल तक ही बेनिफिट कराया, लेकिन दोनों की कॉस्ट बराबर थी। यानी कि अगर इक्विपमेंट लंबे समय तक चल जाता है तो हमको बहुत सारा पैसे के फ़ायदा होता है और वो प्रॉफिट कराता है। बट अगर वो इक्विपमेंट पहले से ही ख़त्म हो जाए, मतलब उसकी रनिंग लाइफ ज़्यादा नहीं हो, तो हमको वो रिप्लेस करना पड़े, तो हमको वो नुकसान करा देता है। तो रिप्लेसमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट इस तरीके से चूज़ करना चाहिए कि उसका रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो, उसको इतना टाइम चल जाए कि हमें अच्छी तरीके से वो बेनिफिट करा सके, हमको फ़ायदा दे सके। ओके, तो अगर इक्विपमेंट हमारा जल्दी समय तक हम जल्दी की बात रिप्लेस करते हैं तो हमें नुकसान देता है, बेसिकली अल्टीमेट आता है, और अगर एक टाइम के बाद उसको रिप्लेस करते हैं तो उसमें फ़ायदा देता है ना। Now another thing which is related to the replacement is equipment should be past its period for the economic operation। ऑब्वियस बात है कि उसकी एक लाइफ होती है, इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है, इक्विपमेंट उस लाइफ के ज़्यादा भी चल जाते हैं कि कुछ कम भी चल जाते हैं। तो अगर इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए रिप्लेस करने के लिए कि वो अपनी लाइफ कम, एटलीस्ट अपनी लाइफ चल जाए, कि हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा, उसकी लाइफ थी 10 साल की, कि वो 10 साल तक बढ़िया काम करेगा, हमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगाना पड़ेगा, न फ्यूल लगाना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर जितना प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी देगा, कोई इक्विपमेंट 10 साल तक चलेगा। लेकिन अगर 10 साल तक चला तो बढ़िया, हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर 10 साल तक नहीं चला तो रिप्लेस करना हमारा मुश्किल हो जाता है। 10 साल के पहले अगर ख़राब होना स्टार्ट हो गया तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इकोनॉमिक लाइफ चलनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए वो एटलीस्ट अपना पीरियड पास करना चाहिए, उसको अपने पीरियड को पास करना चाहिए फॉर द इकोनॉमिक ऑपरेशन, इकोनॉमिक पर्पजेस। ओके, नाउ द अदर थिंग विच इज रिलेटेड टू द रिप्लेसमेंट इज ओनर कंसीडर्स ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ओके, बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट से अफेक्ट करती हैं, जो उनके बारे में हम बात करेंगे। जब हमने पहले बात की थी उसी तरीके की कॉस्ट हैं जो ऑपरेशन कॉस्ट से रिलेटेड होती हैं, उन कॉस्ट को डिटेल में समझेंगे। पहला कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर थिंग में, किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में, जिसका यूज़ हमको अपने बहुत साल करना है, अपने वर्क्स में करना है। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में उसको 10 लाख रुपए की खरीदी, 10 लाख रुपीज़ की, तो अगर वो 10 साल तक चला रहे हैं तो 10 साल के बाद उस समय इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट निकलता रहे पर मंथ के बेसिस में, पर ईयर के बेसिस में, प्लस उसकी कॉस्ट भी उसी में निकल जाए। ओके, बट कॉस्ट में केवल हम एक कॉस्ट एज्यूम नहीं करते, उसकी ओनिंग कॉस्ट एज्यूम नहीं करते, उसके साथ बहुत सारी कॉस्ट भी होती हैं। जैसे ओनिंग कॉस्ट के अलावा टाइम ऑफ द परचेज हम कंटेन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑफ मनी। अगर हमने वो कॉस्ट उसका किस्तों पे लिया है, उसको लिया है, फाइनेंस कराया इक्विपमेंट को, तो जो इंटरेस्ट आता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट के अलावा उसको भी तो अपने इंक्लूड करेंगे अपने कॉस्ट में। ओके, एंड टैक्सेस, जो टैक्स पे करते हैं, अगर उस मशीन का इंश्योरेंस कर रहे हैं हम, तो इंश्योरेंस का भी कॉस्ट उसमें इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स वो इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो इक्विपमेंट इन सारी स्टोरेज हम उसको रखेंगे कहीं, तो उसके पार्किंग चार्ज लगाना पड़ेगा, इन सारे पैसे को जोड़ने के बाद वो हमारा मंथली प्रॉफिट एक निकालता रहे, एज वेल एज वो हमारा इस इक्विपमेंट की कॉस्ट भी निकालती रहे, कि इक्विपमेंट की कॉस्ट भी ख़त्म होती जाए और हमारा मंथली खर्चा भी निकालता है। ऐसा इक्विपमेंट हमको चूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हमको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कि वो इक्विपमेंट हमारा पैसा और कॉस्ट ऑफ मशीन भी निकाल दे ना।
दूसरी चीज़, जनरली जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो हम इक्विपमेंट के कुछ परसेंटेज के बेसिस से मानते हैं। एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो जनरली जो जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं जैसे इंटरेस्ट ऑफ मनी, टैक्स, इंश्योरेंस एंड स्टोरेज, वो हम इक्विपमेंट के 10 to 12% मानते हैं ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट पर ईयर। इट मीन्स अगर हमारा 10 लाख रुपए का इक्विपमेंट आया है तो उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ से 1.2 लाख रुपीज़ पर ईयर इन एक्स्ट्रा खर्चों में चली जाएगी। तो हमको ये खर्चा भी निकालना है प्लस ये खर्चा भी निकालना है। इट मीन्स एक साल बाद उस इक्विपमेंट हमारा कितना पैसा देना चाहिए। इक्विपमेंट हमारा कुछ हिस्सा ये देखो, जैसे समझते हैं उसको तरीके से समझते हैं। अगर हमारा इक्विपमेंट 10 लाख रुपए का है मान लिया, एंड इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो 10 साल है। ओके और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा खर्चे हमने देखे वो होते हैं 10 से 12%। इट मीन्स अगर 10 लाख रुपीज़ का 10 से 12 पर ईयर 10 से 12% निकालेंगे तो वो निकलेगा हमारा 1 लाख रुपीज़ से 1.2, हम 1.2 मान लेते हैं, 1.2 लाख रुपीज़ पर ईयर हमारा हो रहा है खर्चा। ओके और 10 ईयर की लाइफ है, यानी कि 10 साल की लाइफ है। तो हम नॉर्मल अगर सिंपल निकालना है तो पर ईयर हमको ये इक्विपमेंट 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देना चाहिए जो उसकी कॉस्ट को कवर कर सके। तो 1 लाख रुपीज़ फॉर द इक्विपमेंट जो उसकी निकालनी चाहिए प्लस 1.2 लाख रुपीज़ उसकी मेंटेनेंस को। इट मीन्स 2.2 लाख रुपीज़ उसको एटलीस्ट उस इक्विपमेंट से निकले जिससे हम उस इक्विपमेंट का जो खर्चा था, जो ओनिंग थी, उसको कवर कर सकें। एटलीस्ट की बात की है, मीन्स इसमें हमने प्रॉफिट ऐड नहीं किया है, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कुछ बहुत सारा ज़्यादा होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इससे ज़्यादा वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा और इतना पैसा एटलीस्ट वो हमें देना चाहिए, दे जिससे उसकी खुद की कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कवर हो जाए। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरली 2 तरीके से निकाली जाती हैं। तो ये हम आगे समझेंगे जब हम सैलवेज वैल्यू के बारे में तरीके से जाएंगे। 2 तरीके से निकाली जाती है। फर्स्ट इज व्हेन वी एज्यूम इक्विपमेंट हैज ए सैलवेज वैल्यू, सम सैलवेज वैल्यू। व्हाट इज सैलवेज वैल्यू हम बताएंगे भी। इक्विपमेंट डज नॉट हैव इट्स सैलवेज वैल्यू। व्हाट इज सैलवेज वैल्यू आप समझते हैं। सैलवेज वैल्यू क्या होती है। इक्विपमेंट की लाइफ है, हमने माना कि वो इक्विपमेंट था उसकी 10 साल तक लाइफ थी। अब इक्विपमेंट ज़रूरी थोड़ी है कि 10 साल बाद बिल्कुल काम करना बंद हो जाए, 10 साल बाद कुछ काम तो करेगा। तो 10 साल बाद वो बेचना मतलब 10 साल बाद वो हम रिप्लेस करें, उसको बेचें जाके, तो वो बेचने की कॉस्ट वो वर्किंग कंडीशन में, बट वो वर्किंग कंडीशन में 2 तरह की कॉस्ट होती हैं। एक होती है स्क्रैप वैल्यू, एक होती है सैलवेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मीन्स कि वो कबाड़े में बिक रहा है, उसका कोई काम नहीं, 10 साल बाद वो बैठ गया, उसको कोई काम नहीं हो सकता अब उससे, तो उसको कबाड़े में बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड है स्क्रैप वैल्यू। बट वो यूज हो सकता है 10 साल बाद भी, बट उसकी प्रोडक्टिविटी भले कम हो बट यूज हो सकता है। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज ए सैलवेज वैल्यू। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। यहाँ आया तो बताया। तो 2 तरीके की कॉस्ट हम एज्यूम करते हैं, निकालते हैं। फर्स्ट थिंग जब हम उसकी इक्विपमेंट की सैलवेज वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो सेकंड व्हेन वी एज्यूम इक्विपमेंट हैज़ नो सैलवेज वैल्यू, सॉरी फर्स्ट थिंग में नो सैलवेज वैल्यू, सेकंड थिंग में उसकी कुछ सैलवेज वैल्यू होती है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे आगे। नाउ अदर थिंग इज द सेकंड थिंग विच रिलेट टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द equipment is a which equipment is a replacement depreciation cost. Second thing basically depreciation cost, कि वो कितना कमी हो रही है उसके कॉस्ट में। देखो कमी कैसे होगी, ये उसकी परचेज से। सैलवेज वैल्यू इसी तरीके से निकलती है। मान लिया हमने सैलवेज वैल्यू को डिस्कस किया, डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने किसी इक्विपमेंट को 10 लाख रुपीज़ में परचेज किया, उसकी लाइफ थी 10 ईयर्स। ओके अब अगर किसी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, इट मीन्स हर ईयर हर साल उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा घटती जाती है। ओके डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा मीन्स अगर मानते हैं वो उसके डेप्रिसिएशन, इस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हर ईयर में 80,000 रुपीज़ होता है। और सेकंड केस में अगर डेप्रिसिएशन हमारा हर ईयर में 60,000 रुपीज़ होता है। हम लीनियर एज्यूम कर रहे हैं सारी चीज़ें। ओके
होता है और 10 साल तक उसकी लाइफ है। तो 10 साल हर साल उसकी 80,000 कम होता जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो उसकी वैल्यू होगी हमारी 9,20,000। तो एक साल बाद अगर उसको बेचेंगे तो उसकी सैलवेज वैल्यू कहलाएगी 9,20,000। अगर वो अपना पूरी वैल्यू पूरी ईयर ख़त्म कर लेता है, 10 साल बाद देखते हैं 10 to 8,000 8 लाख, और 10 साल बाद देखते हैं तो 2 लाख रुपए उसकी यानी 2 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट होती है, जो उसकी ईयर के बाद उसकी लाइफ के बाद ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द सैलवेज वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं अंतर डिफरेंस देखते हैं दोनों में। सैलवेज वैल्यू व्हेन द डेप्रिसिएशन इज 80,000 रुपीज़ पर ईयर एंड द डेप्रिसिएशन देन सैलवेज वैल्यू व्हेन द डेप्रिसिएशन इज 60,000। अब 60,000 देखते हैं तो 10 साल बाद कितनी होगी, 6 लाख रुपए हो जाएगा इसमें। 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4 लाख रुपीज़। इट मीन्स 10 साल बाद हमारी सैलवेज वैल्यू कितनी बची है, 4 लाख रुपीज़। इट मीन्स जब हमारा डेप्रिसिएशन 80,000 रुपीज़ था तब सैलवेज वैल्यू में 2 लाख रुपीज़ थी, और हमारे जब डेप्रिसिएशन 60,000 रुपये था तो सैलवेज वैल्यू 4 लाख। दोनों किस में फ़ायदा है, बेसिकली इसमें फ़ायदा है जिसमें डेप्रिसिएशन कम है, क्योंकि उसमें हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उसको बेचने में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। समझ में आ गया होगा। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी इस तरीके से होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसको बेचें, उसकी सैलवेज वैल्यू जब हम कैलकुलेट करें तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट निकले, कुछ सफिशिएंट अमाउंट निकले जो हम यूज कर सकें। ओके, समझ में आ गया होगा इस तरीके से। रिप्लेसमेंट कॉस्ट हम जनरली, अब देखो मान लेते हैं ओके, लेकिन हम एक टर्म और इंक्लूड कर सकते हैं। उसका मतलब है कि हर साल इक्विपमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, प्रोडक्टिविटी उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। हर साल इक्विपमेंट महंगा मिलता जाता है या सस्ता होता जाता है, बेसिकली ये बोल सकते हैं। तो हमारी ये कॉस्ट है वो भी महंगी होती जाएगी। जैसे कि अगर हमारे कोई इक्विपमेंट था वो हमने 10 लाख रुपए खरीदा, लेकिन अगले साल वो 12 लाख रुपए का हो गया, तो हम अपनी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसको भी बढ़ा देंगे। जब बेचने वाली कॉस्ट है उसको भी बढ़ा देंगे कि हम पहले 2 लाख रुपए बेच रहे थे लेकिन हम कुछ बढ़ा के बेचेंगे, क्योंकि अब अगर तुम वो नया लेने जाओगे तो वो महंगा मिलेगा। समझ रहे मेरी बात। तो इस तरीके से 5 से 8% वो बढ़ती जाती है हर साल। That is called the replacement and the depreciation cost. The another terms which relate to the replacement of the equipment is a cost of repair and maintenance। वह अच्छी बात है कि उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं हम अपने बेनिफिट्स में, अपने कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट में। अगर मेंटेनेंस और कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा होता है, रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको उससे हमें फ़ायदा नहीं होगा, उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो उसको भी रखना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी तरीके की कॉस्ट होती हैं, रिकॉर्ड क्यों रखना पड़ेगा। हम एट द एंड जो 10 से 12% की बात की वो इसी पे बात की, एट द एंड हमको उससे बेनिफिट चाहिए। रिकॉर्ड रखेंगे। अगर हम 10 लाख रुपए का, फिर एग्जांपल वही लेते हैं सिंपल तरीके से, 10 लाख रुपए का लिया, हमने देखा पहले साल में कितना पैसा लगाया, दूसरे साल में कितना पैसा लगाया, तीसरे साल में पैसा कितना लगाया, और 10 साल बाद पूरा पैसा कितना लगाया प्लस 10 लाख रुपए, और उससे कितना कमाया। तो अगर जितना हमने कमाया है, जितना बेनिफिट हुआ है, वो अगर इससे ज़्यादा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। तो ये भी चीज़ें हमको देखनी होती है। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉस्ट एंड रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट विच इज हैव टू बी रिकॉर्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरिएशन ऑफ कॉस्ट एवरी ईयर। ओके, क्योंकि हर साल मशीन की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, घटती जाती है, चेंज होती जाती है, उसकी डिमांड और बहुत सारे टर्म्स रिलेटेड होते हैं इससे। ओके, द अनदर थिंग इज विच इज रिलेटेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस, ये क्या है, ये नया चीज़ दिख रही है हमको, देख लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, हमने बताया था अभी, इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कॉस्ट एवरी ईयर विद द मेकिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज द ऑब्सोलेंस। ओके, हमारे हर साल मशीन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अगर हमने 2004 में कोई इक्विपमेंट लिया था, कोई एक्सकेवेटर लिया था, तो वो उसकी कैपेसिटी कम थी कि वो थोड़े से ही मिट्टी को एक्सकेवेट कर पाता, लेकिन अभी लेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी मिट्टी को एक्सकेवेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इससे हमारा कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ता है, बढ़ेगा ही। पहले अगर वो इक्विपमेंट हमने 20 लाख रुपए के लिया था, वही इक्विपमेंट अगर हमने अब 20 लाख रुपए का लिया है, पैसे बराबर हैं बट अंतर है उसकी कॉस्ट में। या 20 लाख का नहीं लिया है, हमने अभी 40 लाख का लिया है तो भी फ़ायदेमंद है, 40 लाख का लिया है तो भी फ़ायदेमंद है,
फ़ायदेमंद क्यों है बताते हैं। फ़ायदेमंद इसीलिए है कि अगर ये 20 लाख रुपए का एक्सकेवेटर हमारा दिन में 100 मीटर क्यूब सॉइल एक्सकेवेट करता था या करता है, लेकिन अगर 40 लाख का ले रहा है, ये दिन में 500 मीटर क्यूब सॉइल को एक्सकेवेट कर रहा है। तो एफिशिएंसी या वर्क किसका ज़्यादा है, इसका है। अगर एफिशिएंसी निकालते हैं अपन, एफिशिएंसी मीन्स इनपुट अपॉन आउटपुट, तो सिंपल इसी का रेशियो करते हैं जो आउटपुट है, आउटपुट 100/20 एंड दिस इज 500/40। हम मीटर क्यूब पर लाख रुपीज़ में देख रहे हैं। दिस इज 5, दिस इज 8, किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। 8 क्यों, ये तो आएगा 12, सॉरी दिस इज 12। तो इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी 12 है, किसकी ज़्यादा है, इसकी है। तो इसको परचेज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस, जिसको हम समझते हैं। ओके, हमने इक्विपमेंट्स के बारे में मेजरली पार्ट देख लिया है कि इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, ओन करने के लिए, रेंट पे लेने के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेशन के लिए जितनी भी टर्म्स होते हैं वो देख लिए हैं, नॉर्मल टर्म। अब हम टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाएंगे। मींस कि इक्विपमेंट के पर्टिकुलर लोड बियरिंग कैपेसिटी, मींस उसका लोड कितना झेल सकता है, उसमें रेजिस्टेंस कितना आता है, उसके बारे में बात करेंगे कि करके। एक दो डेफिनेशन में इस लेक्चर में देखेंगे। अनदर टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द सर्विस ऑफ द इक्विपमेंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग आती है हमारी फंडामेंटल्स की बात करें। बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज अ रोलिंग रेजिस्टेंस। व्हाट इज रोलिंग रेजिस्टेंस? व्हाट इज रोलिंग रेजिस्टेंस समझते हैं। रोलिंग रेजिस्टेंस इज द फोर्स दैट आउटकम टू पुल रोल अ व्हीकल। बेसिकली रोलिंग रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस। हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, फ्रिक्शन नहीं, ये समझ लो, रेजिस्टेंस मीन्स फ्रिक्शन, वो रेजिस्टेंस जो किसी भी व्हीकल को आगे जाने से रोकता है, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और वी कैन से वो रेजिस्टेंस जो व्हीकल को आगे जाने में मदद करता है। दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है। ओवरकम द पुल रोल, देखो कोई व्हीकल पहिए लगे होते हैं, बेसिकली ये आगे फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है जो उसको टिकाया रहता है। तो फ्रिक्शन के कारण वो आगे बढ़ता है। तो वो फोर्स या वो रेजिस्टेंस जो फोर्स के टर्म में मेजर करते हैं, जो किसी पहिए को रोल कराता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए रोलिंग रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो किसी पहिए को रोल कराता है विद द हेल्प ऑफ पुलिंग फोर्स। दिस इज द पुलिंग फोर्स, खींच रहा है। तो पुलिंग फोर्स के हेल्प से वो रेजिस्टेंस जो पहिए को आगे मूव कराता है, दिस इज कॉल्ड एज अ रोलिंग रेजिस्टेंस। इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स। हम सारे रेजिस्टेंस को इसमें इक्विपमेंट पार्ट में किलोग्राम में ही मेजर करेंगे। मेजर में किलोग्राम में किया जाता है। इसको न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इससे अपन को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस पर्टिकुलर थिंग की। ओके, रोलिंग रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड एसोसिएटेड विद द डायनामिक फ्रिक्शन। वेरी गुड। हमने दो तरीके के फ्रिक्शन पढ़े होंगे। आपने जब 12th में देखा होगा तो दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों तरह के फ्रिक्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी, उससे हम चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। ओके, नाउ ये बॉडी, ये टायर हमारा यहीं रुका हुआ है, यहीं पर है। तो इसको चलना है तो चलने के लिए इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स, कांटेक्ट प्रेशर, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सरफेस। तो सरफेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि हाँ वो चल रहा हो तो रुको। हमने न्यूटन लॉ पढ़ा है कि धक्का दो तो वो चलता जाएगा अनटिल अनलेस उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है। तो यही फोर्स है। हमने धक्का दिया लेकिन नीचे से एक फोर्स लग रहा है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। हम कंटिन्यूस धक्का देते जा रहे हैं, कंटिन्यूस खींचते जा रहे हैं, तब वो चलता जा रहा है। जब हम धक्का देना या खींचना बंद कर देंगे देन वो रुक जाएगा। किसके कारण? नीचे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस। तो दो तरीके का होता है। एक होता है रेजिस्टेंस जो किसी बॉडी के मोशन को स्टार्ट करता है, स्टैटिक, रुके हुए कंडीशन में जो रेजिस्टेंस लगता है। और होता है स्टार्ट करने के बाद डायनेमिक कंडीशन में, चलते हुए कंडीशन में जो रेजिस्टेंस लगता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक फ्रिक्शन। तो जो चलने हुई कंडीशन में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड द रोलिंग रेजिस्टेंस। in the physics we can say it is called a dynamic friction, but in the static condition वो रुका हुआ है। जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसको इस टर्म में क्या बोलते हैं वो आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। स्टैटिक, और वो आगे बढ़ गया चलने लगा, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक।
और रोलिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने इस लेक्चर में बहुत सारे टर्म्स देखे। टर्म्स क्या क्या, हमने रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट के बारे में देखा। ओके, हमने पहले तो लाइफ देखी इक्विपमेंट की, कौन कौन सी लाइफ होती है, दो तरीके की लाइफ हमने देखी। एक होती है फिजिकल लाइफ, फिजिकल लाइफ मीन्स वो अपनी कितनी ज़िंदगी जी सकता है, वो कितने समय तक अपना प्रोडक्टिविटी सही दे सकता है। दूसरा उसकी इकोनॉमिक लाइफ की पैसे दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, उससे हम अपना बेनिफिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कि वो टाइम जिसके बाद वो काम तो कर रहा है लेकिन इतना काम नहीं कर पा रहा है, उतनी मेंटेनेंस हो जा रही है उसकी कि हमें बेनिफिट नहीं करा पा रहा है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ। हमको दोनों तरह की लाइफ एज्यूम करनी पड़ेगी, दोनों तरह की लाइफ को देखना होगा फॉर अपने इक्विपमेंट को चूज़ करने के लिए, अपने इक्विपमेंट को चलाने के लिए। लेकिन अगर हम एक तरीके की लाइफ देखते हैं तो बेकार है, दोनों तरह की देखनी पड़ेगी। अनदर थिंग इज रिप्लेसमेंट। देखा रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ टर्म्स देखे कि रिप्लेसमेंट हम कब कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट का, उससे रिलेटेड 4 टर्म्स हमने पढ़े। पहला था कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज अ रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन कॉस्ट, थर्ड वन इज अ कॉस्ट एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड फोर्थ इज अ कॉस्ट एंड ऑब्सोलेंस। सारे तरीके की कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू और रिप्लेसमेंट एंड द ओनिंग कॉस्ट ऑफ द equipments. Okay, now we will discuss our technical terms of the fundamental of the equipment, which is first one is a rolling resistance, means the resistance between the tire and surface in the rolling condition. In a running condition which is related to the dynamic friction is called a rolling resistance. Okay, static के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में इतने रखते हैं। we will discuss other things in the next lecture. Okay, thank you for the watching.